हेलो बच्चों, ठीक ठाक है? सही चल रहा है सब कुछ? तो ठीक है बेटा, आइए पढ़ते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा था हम लोग का, और जिसमें हमने आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड समझा दिया था। आइए पहले हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ते हैं आज बेटा। साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मोशन पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ लें। सबसे पहले हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ लें। साइक्लोट्रॉन, हाँ देखिए, साइक्लोट्रॉन जो है बेटा, इसको समझिए ध्यान से कि साइक्लोट्रॉन जो है बेटा एक ऐसा डिवाइस है जो कि मतलब समझो, नाम से सुनो ना, साइक्लो मतलब साइकिल और ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन है ना, ऐसे उसमें ड्यूट्रॉन जो है ना, उसका मतलब ट्रॉन ले लिया गया, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल। तो दरअसल क्या होता है बेटा, ये किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के काम आता है। ये किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के काम आता है, जिससे कि ये चार्ज पार्टिकल हाई काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले। हम लोग इससे पहले वैन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ा था हम लोगों ने। वैन डी ग्राफ जनरेटर का भी काम था चार्ज को एक्सेलरेट कराने का, बट उसमें चार्ज में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसे करके स्टैब्लिश करते थे और चार्ज लीनियर मोशन करता था। लेकिन एक अच्छी खासी स्पीड ट्रेवल करने के लिए, गेन करने के लिए उसे डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था, जिसके लिए बहुत लंबी ट्यूब होती थी और वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड गेन कराने के लिए साइकिल में हम लोग ऐसे करके चार्ज को घुमाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ 10 किलोमीटर का रेस कराना है, 10 किलोमीटर की रेस कंपटीशन है, तो मैं क्या प्रीफर करूँगा? 10 किलोमीटर लंबा रास्ता है, मैं एक ग्राउंड के ही 10 चक्कर लगा लेंगे हम लोग। मान लो एक चक्कर 1 किलोमीटर का, तो 10 चक्कर हो जाएगा भाई रेस, जगह भी नहीं चाहिए ज़्यादा। इसलिए यहाँ पर साइक्लोट्रॉन में हम चार्ज को साइकिल में घुमाएंगे और हर साइकिल में उसकी स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे और एक अच्छी खासी स्पीड आ जाएगी इसमें। इसलिए इसका नाम पड़ा बेटा साइक्लोट्रॉन। तो इसका मतलब ये होता बेटा कि सबसे पहली बात यहाँ पर कि इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट a charged particle, accelerate a charged particle so as to gain high kinetic energy, so as to gain high kinetic energy, यानी एक अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले। इसके लिए हम इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराएंगे ना। समझ में आ रही मेरी बात? तो इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल सो एज टू गेन हाई काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए बेटा साइक्लोट्रॉन को पार्टिकल एक्सेलरेटर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पार्टिकल एक्सेलरेटर। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? चलिए अब यहां पर बेटा सब लोग पहले ध्यान से सुनिएगा कि साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पर काम करता है ना। सबसे पहली बात ये कि साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी अगर कहीं पर अगर ये प्रिंसिपल लिखने को आएगा या प्रिंसिपल पे चर्चा होगी कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत आराम से सुनिएगा। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ये है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ये है कि देखिए, हम जानते हैं, बहुत आराम से सुनना, कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का जो रिवॉल्यूशन होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन होती है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। यानी इसमें दो बातें आप बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा और उसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन होगा वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा। इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें आप दो बातें लिखेंगे। पहली बात तो अ चार्ज पार्टिकल moves in circular path when projected perpendicular to the field
to the magnetic field and the frequency of revolution does not depend upon the है ना, frequency of revolution does not depend upon the speed of charged particle, है ना। देखिए इस प्रिंसिपल पर काम करना है हम लोग को। अब ये क्या है बेटा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले अगर प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग आएगा तो अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ व्हेन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको इसी प्रिंसिपल पर ये काम करता बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड बढ़ जाए लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन डज नॉट चेंज। ये वाली पॉइंट आपको समझनी है बेटा, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। देखिए बेटा कैसे चार्ज को एक्सेलरेट कराते हैं, कैसे हाई काइनेटिक एनर्जी गेन कराते हैं। अब हमें ये देखना है, यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई, हालांकि मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों के दिमाग में गोबर है, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई, क्योंकि कुछ लोग के पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा, मुझे फीडबैक मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल सुनने में आ रहा है। मुझे लोग बता रहे हैं कि सर फीडबैक में ये हो रहा है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे भाई? तो मोबाइल उनके हाथ लग गया, और मोबाइल जब हाथ लग गया है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, फिर वीडियो लेक्चर के नाम पे जो काले धंधे और गोरख धंधे कर रहे हैं, पूरे फैमिली को आप जो बेवकूफ़ बना रहे बेटा, वो फीडबैक मुझे मिल रहा है, वो फीडबैक मुझे मिल रहा है। लोग घंटों वीडियो गेम खेल रहे हैं। बताइए, ये एक वीडियो गेम खेलने के लिए मोबाइल आपके हाथ में नहीं दिया गया है। ये मल्टीमीडिया सेट, स्मार्टफोन आपको वीडियो गेम खेलने के लिए नहीं दिया गया है भाई, ये आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। और आप कोई 6th क्लास में नहीं है कि आप अगर कर भी लेंगे गलती तो क्षम्य है, माफ़ी हो जाएगी। आप 12th क्लास में बेटा, इसके बाद लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, और जब टर्निंग पॉइंट आने वाला है तो आप अगर वीडियो गेम, इंस्टाग्राम, नए दोस्तों से बात करना, है ना, केवल बातों में ही टाइम बिता देना, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं भाई, पूरा मतलब पता नहीं क्यों लगे हुए, बस बातें कर रहे हैं। अरे भाई, बात करके तुम्हें क्या हासिल होगा? अभी आपका काम है पढ़ना, और पढ़ना बहुत टाइम मिलता है तो उसमें थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में अपना टाइम लगाओ। अगर आपके पास वक्त है तो फिजिकल एक्टिविटी करो, जिससे कि बॉडी फिट रहे। बॉडी फिट रहेगा, अच्छी फीलिंग आएगी, गुड पॉजिटिव फीलिंग आएगी, और फिर आपको पढ़ने का भी मन करेगा। एक हेल्दी माइंड होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हेल्दी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिए बेटा, साइक्लोट्रॉन में क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। साइक्लोट्रॉन में पतला सिलेंडर होता है, बिल्कुल सिलेंडर होता है ऐसे, उसको हॉलो सिलेंडर को काट देते हैं। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, देखिए इस तरह का होता है बेटा, ये है ना, ये पतले से दो मतलब सिलेंडर होता है, उसको हमने ऐसे काट दिया बेटा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सबको समझना होगा। ये सिलेंडर है बेटा, डी शेप के है ना, सेमी सिलेंडर है, हॉलो है, अंदर से हॉलो है, डी शेप के, इसलिए डीज बोलते हैं इन्हें। और बेटा यहाँ पर बहुत आराम से सुनना, अब देखिएगा ध्यान से बेटा, इनमें कुछ गैप होता है, थोड़ा सा गैप होगा, और बेटा यहाँ पे सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो यहाँ से चार्ज पार्टिकल रिलीज होगा, ये कुछ गैप होता है बेटा, ध्यान देना।
देयर इज सम गैप, कुछ गैप होता है, जैसे ये 2 डीज है तो ऐसे रखा हो, ये डी समझ लो। ये हॉलो केस होता है बेटा, सिलिंड्रिकल हॉलो केस, यानी अंदर से खोखला होता है, चारों तरफ दीवार होती है मेटल की, ऊपर मेटल की छत, मेटल की नीचे ये फ्लोर। तो बेटा ये बिल्कुल अंदर अंदर खाली होता है, इधर से ओपन रहता है, इधर से ओपन है, कोई भी चीज़ एंटर करेगा, इधर से भी ओपन है, इसमें भी एंटर करेगा। अब बेटा यहाँ पर, और ये सोर्स ऑफ चार्ज है, सोर्स ऑफ आयन, जो कि आयन रिलीज करेगा। और बेटा याद रखना, साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट नॉट इलेक्ट्रॉन, इज नॉट यूज टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा यहाँ पर साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने के काम नहीं आएगा। इट इज ऑलवेज यूज्ड टू एक्सेलरेट हैवी पार्टिकल्स लाइक अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन्स, इनको एक्सेलरेट कराने के काम आता है। यानी वो चार्ज पार्टिकल जो थोड़े हैवी हैं, इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा हल्का होता है। और इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं हम यूज़ करते हैं एक्सेलरेट कराने के लिए, साइक्लोट्रॉन का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। अभी आप अपने दिमाग में सेट करके चलना कि ये हैवी पार्टिकल्स, हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के काम आता है। अब यहाँ पर बेटा ये एसी सोर्स अपन लोग कनेक्ट करते हैं। एसी सोर्स देखिए बेटा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होता है, कभी इस तरफ पॉजिटिव नेगेटिव, अगले हाफ साइकिल में फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसा कुछ ये देखिए एसी सोर्स होता है। और मजे की बात है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन की इक्वल होगी। यहाँ पर बेटा इसे 2 मैग्नेटिक पोल के बीच में रखते हैं। देखिए 2 मैग्नेटिक पोल के बीच में ऐसे रखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे है ना, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे पार करेगी बेटा, ऐसे पार करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे है ना, आराम से समझना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगा। आप इसको ऐसे समझो बेटा, थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे समझो कि ये डी शेप का, ये देखो 2 सेमी सर्कुलर सिलेंडर है, कुछ गैप पे रखा बेटा समझने के लिए। ये देखिए ये कुछ गैप होगा, यहाँ पे सोर्स ऑफ चार्ज होगा, ठीक है, कुछ डिस्टेंस होगा यहाँ पे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद बेटा ये देखिए एसी सोर्स है, और ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देखिए प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी डीज के परपेंडिकुलर, इनको बोलते हैं बेटा डीज, इनको क्या बोलते हैं, डीज, DEES, डीज, ठीक है। ये डीज 1 है, ये D2 है। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर बेटा जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, अब मान लीजिए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, जैसे अल्फा पार्टिकल या ड्यूट्रॉन सपोज दैट वो रिलीज हो रहा है। मान लीजिए किसी समय नेगेटिव है, मान लीजिए इस समय नेगेटिव पोलैरिटी है और इधर पॉजिटिव पोलैरिटी, हाई पोटेंशियल है बेटा, आराम से समझिएगा। तो यहाँ से जो चार्ज यहाँ से जो रिलीज होगा, पॉजिटिव चार्ज रिलीज हुआ, तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ +2 माइनस होगा, यानी जैसी इस सोर्स की वजह से, इस एसी सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हुआ, प्लस से माइनस। तो ये जो चार्ज होगा वो कुछ स्पीड फोर्स महसूस करेगा, और फोर्स की वजह से एक्सेलरेट करेगा और किसी स्पीड से एंटर करेगा। इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। हम जानते हैं कि मेटल के अंदर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज परपेंडिकुलर एंटर करा तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। देखिए ऐसे सर्कुलर मोशन हुआ, और ये जो सर्कुलर मोशन हुआ इसमें बेटा स्पीड कम है, बट जो आधे चक्कर में जो टाइम लगेगा, यानी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन होगा, वो इससे बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। यानी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स मस्ट बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, है ना। देखिए इस सर्कुलर मोशन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना पढ़ाया था, याद करिए, QB/2πm। इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इस एसी सोर्स में, ताकि जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ आया उतनी देर में इसके बीच का जो फील्ड है वो पलट जाए। दैट इज फील्ड जो है यहाँ पर बेटा दोनों डीज के बीच में होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। ये यहाँ से एक्सेलरेट कराया और जितनी देर में घूम गया उतनी देर में ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अभी देखो इस तरफ प्लस था, इस तरफ माइनस था, तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जितनी देर में घूम के आया तो ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एग्जैक्टली मतलब सेम फेज, जिस तरह से ये बदल रहा है, वेरिएशन हो रहा है, उसी तरह से यहाँ सर्कुलर मोशन हो रहा है। जितने देर में यहाँ आया उतने देर में ये पोलैरिटी चेंज हो गई। अब ये बन गया प्लस और ये बन गया माइनस। अब ये माइनस हो गया बेटा,
अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एस्टैब्लिश है, तो जैसे ही बाहर आया बस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगा के खींचेगा, एक्सेलरेट करेगा, स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि रेडियस r बराबर होता है mv/qv। स्पीड बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, बट फ्रीक्वेंसी पर असर नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड पर असर नहीं पड़ेगा। अब देखिए, जब भी एक डी से दूसरे डी में जाता है चार्ज, तो उस बीच में जो स्पेस है बेटा, इसी में चार्ज एक्सेलरेट होता है और स्पीड गेन होता है, स्पीड बढ़ता है। और जब ये इस सिलेंडर के अंदर घुस जाता है बेटा, एंटर कर जाता, अंदर फील्ड होता नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड स्पीड चेंज नहीं करा सकता। मैग्नेटिक फील्ड केवल टर्न करा देगा सर्कुलर पाथ पे, और जितने देर में यहाँ से आ जाओ उतने देर में फिर पोलैरिटी चेंज, फिर यहाँ से एक्सेलरेट करेगा, फिर एक्सेलरेट करेगा, फिर एक्सेलरेट करेगा। मतलब देखिए, यहाँ से जब भी जाएगा एक्सेलरेट होगा, फिर यहाँ से आ जाएगा, फिर एक्सेलरेट होगा, स्पीड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। स्पीड कब बढ़ेगा? क्या मेटल के अंदर बढ़ेगा? नहीं। कब बढ़ेगा? जब ये एक डी से दूसरे डी में जाएगा तब बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए स्पीड बढ़ता जाएगा, 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 काफ़ी अच्छी खासी स्पीड हो जाएगी। अब जो है बिल्कुल दीवार को टच करने लगा, अब इसके आगे जगह नहीं बचा। मान लीजिए इसकी रेडियस बेटा मैंने बोल दिया r। अब उसके बाद इसके बाद अगर एक्सेलरेट कराओगे तो दीवार से टक्कर हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ करोगे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा स्विच ऑफ करोगे तो ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल ऐसे टेंजेंट डायरेक्शन में भागेगा। ये देखिए ऐसे करके जो घूम रहा है ना बेटा, ऐसे 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 घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। और जैसे ही एक लगा कि हाँ अब एक बहुत ज़्यादा आ गया, बिल्कुल दीवार के पैरेलल चलने लगा, इसके ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो दीवार से टच करेगा, बस मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ कर देते हैं, बस फटाक से ये एकदम स्ट्रेट लाइन बहुत हाई स्पीड से बाहर निकलता है। तो आप सोचिए ये साइक्लोट्रॉन क्या कर रहा है कि बार बार साइकिल में घुमाते घुमाते स्पीड। अच्छा, स्पीड कब बढ़ेगा? जब ये डीज के अंदर ट्रेवल करेगा तब, या एक डी से दूसरे डी में जाएगा तब? तो आंसर है कि जब ये एक डी से दूसरे डी में, जब एक डी से दूसरे डी में जाएगा तब उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? तो बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ जो रिवोल्यूशन, मैग्नेटिक फील्ड में जो सर्कुलर मोशन था उसकी फ्रीक्वेंसी से ये मैच करेगा। सो दैट जितने टाइम में ये बाहर आया उतने टाइम में इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई, सो दैट यहाँ से आप फील्ड एक्सेलरेट करा सके। जब भी यहाँ पर दोनों डीज के बीच में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एस्टैब्लिश हो जाएगा कि ये एक्सेलरेट कराएगा, जिससे स्पीड बढ़ेगा, इतने दूर में स्पीड बढ़ेगा। फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड घुमा रहा है, फिर इतने दूर में आया, फिर ये पोलैरिटी चेंज हो गया, फिर स्पीड बढ़ा। जब भी एक डी से दूसरे डी में जाएगा तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। और करते 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 गोल गोल घूमते घूमते एक अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेता है, एक बहुत बड़ी स्पीड हो जाती है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ करते हैं तो ये टेंजेंट डायरेक्शन में तुरंत भागता है। तो ये बेटा साइक्लोट्रॉन है। समझ में आया थोड़ा सा कहानी? कितना सिंपल मैंने आपको समझाया। ये डायग्राम सबको बना लेना चाहिए, ये डायग्राम अच्छे से बना लेना है ना, अच्छे से बना लेना। बोलो क्लियर हुआ? अब मैं बेटा ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे जल्दी बताइए। अगर मेरे को बोलेगा वर्किंग तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? वर्किंग में क्या है जल्दी बताओ। वर्किंग में क्या है कि व्हेन चार्ज रिलीज्ड बाय द सोर्स ऑफ चार्ज, है ना, या सोर्स, व्हेन चार्ज रिलीज्ड बाय द सोर्स then it travels towards any one of these due to applied field, है ना बेटा? देखिए कितना सिंपल लिखा कि ये एक तरफ अट्रैक्ट होगा, मूव करेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ड्यू टू द AC source which having frequency equal to frequency of
रिवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, यहां मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है, लिख लेना इसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है बेटा, रिवोल्यूशन के फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया है ना, बहुत सिंपल है। आप इसको भी कह सकते हैं ऐसे कि इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन जो है वो सेम फेज में होगा, एक साथ, मैक्सिमम एक साथ, मिनिमम बोलते थे ना सेम फेज, तो सेम फेज में साथ साथ वेरी करेगा, है ना, इसको सेम फेज भी बोल सकते हैं, दैट इज इन सेम फेज, ऐसे बोल देते हैं, दैट इज इन सेम फेज, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इन सेम फेज। ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर हुआ? वेरी गुड। और सुनो फिर बेटा क्या लिखेंगे? व्हेन चार्ज एंटर्स इनटू द D's, then due to magnetic field, it moves in circular path. सर्कुलर पाथ में मूव करता है। बोलो क्लियर हो गया? सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और जितने देर में आएगा उतने देर में फिर पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। एज द चार्ज comes out of the D's, the polarity reverses, क्या होगा बेटा? रिवर्स हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा। देखो यहां मिटा रहे हैं, पोलैरिटी रिवर्सेज so that charge again accelerates while going from one D's to another D's, another D's। बोलो क्लियर हुआ? देखो सिंपल लिख दिया। दिस प्रोसेस अकर्स अगेन एंड अगेन, ये प्रोसेस बार बार होता है, अकर्स अगेन एंड अगेन, एंड पार्टिकल acquires very high speed, सिंपल। हाई स्पीड है ना, बहुत बड़ी स्पीड पकड़ लिया। और जब हम एक पर्टिकुलर स्पीड आ गया, स्विच ऑफ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो किधर होगा? टेंजेंट की तरफ ये भागेगा, टुवर्ड्स द टारगेट। अगर किसी टारगेट पे टकराना है तो टुवर्ड्स द टारगेट। तो बोलेंगे नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, and then particle moves in tangent direction, हो गया। बताओ इसमें कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था, कौन सी बहुत बड़ी मिसाइल टेक्नोलॉजी थी जो हम कर नहीं पा रहे थे? आ गया समझ बेटा? तो देखिए मैंने वर्किंग पूरा समझा दिया। तो साइक्लोट्रॉन, कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे सर साइक्लोट्रॉन क्या है, सर साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन कुछ नहीं है। आप देख रहे हो कुछ है क्या? कुछ नहीं है, सिंपल कहानी है भाई। किसी को अगर समझ में आ गया तो वो कहानी बना के तो खुद भी लिख सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? आप इसको अगर एक बार नोट्स में लिखेंगे, 2-3 बार रफ कॉपी में अगर कर लेंगे, परफेक्ट हो जाएगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बस रिवीजन अगर आपने कर लिया परफेक्ट हो जाओगे। अब सुनो बेटा, यहाँ पर मिटा रहा हूँ इसे, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पर बोलेगा मैक्सिमम कितनी स्पीड गेन कर सका, तो बोलेगा बहुत सिंपल, या मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, तो बोले चलो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लो भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लो भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कराना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना
मैक्सिमम गेन कर सकेगा। तो बोलेंगे एकदम जब सर्कुलर पाथ का रेडियस डी, जो डी है ना सिलिंड्रिकल शेप, इसके रेडियस के बराबर होगा, इससे आगे कर नहीं पाओगे। तो बस रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ √2mk/qb कराया था बेटा। लो जी हो गया, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा q² v² r²/2m। देखो ये जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आप उसमें गेन करा सकते हैं। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, जो डीज है वो सिलिंड्रिकल शेप का है, उसकी रेडियस जो है वो रखनी है यहाँ। तो कहानी कुल मिलाकर के बहुत ही सिंपल है, ये समझ में आया। अब बेटा यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, कि साइक्लोट्रॉन का क्या ड्रॉबैक है ना। ड्रॉबैक बहुत सिंपल है बेटा। ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स मस्ट बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई, बस ये चार्ज एक्सेलरेट करने के बजाय रिटार्ड करेगा और चार्ज रुक जाएगा, यानी एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको ड्रॉबैक अगर लिखने को आप, तो इसमें दो ड्रॉबैक आप समझ सकते हैं। पहला ड्रॉबैक ये होगा बेटा, बहुत सिंपल वाली बात ये है, द फर्स्ट ड्रॉबैक, अगर आपको ड्रॉबैक लिखने को कहेगा कि भैया ड्रॉबैक लिख लो, क्या है ड्रॉबैक्स, तो आप इसमें दो बातें लिखो कि इफ फेज ऑफ या फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन आर आउट ऑफ फेज, यानी सेम फेज में ना हो, आउट ऑफ फेज हो, देन साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट द चार्ज। साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट द चार्ज। देखिए कितनी सिंपल सी बात है, कुछ है इसमें, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये यहां से घूम के पता चला फील्ड इधर नहीं बल्कि उल्टा है, तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन स्पीड का कम होना, रुक जाएगा फाइनली, है ना। साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। सिंपल कहानी नहीं है क्या, बताइए। और दूसरी बात ये बेटा कि साइक्लोट्रॉन कभी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करा पाएगा। क्यों नहीं करा पाएगा, ये सुन लो। साइक्लोट्रॉन इज नॉट यूज्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। रीजन सुनो, ये ड्रॉबैक समझ लो। देखो बेटा आराम से समझना, साइक्लोट्रॉन is not used to accelerate an electron। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या गलती है? बिकॉज बेटा इलेक्ट्रॉन को पहले तो ये एक्सेलरेट कराने का काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये सुनो। क्या होता है, जब यहाँ से सोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक हल्का पार्टिकल होता है बेटा, वेरी लाइट पार्टिकल। ये जो हैवी पार्टिकल बोलते हैं ना, ड्यूट्रॉन, अल्फा, वो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बहुत हैवी होते हैं। तो क्या होता बेटा कि इन फ्यू सर्कुलर टर्न्स इलेक्ट्रॉन गेन्स वेरी हाई स्पीड, यानी एकदम सेंटर के पास ही कुछ सर्टेन रिवोल्यूशन, कुछ रिवोल्यूशन के बाद वो एक बहुत हाई स्पीड गेन करता है। और जब हाई स्पीड गेन कर लेता बेटा इलेक्ट्रॉन में, जो कि फील्ड या एस्टैब्लिश होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, तेजी से वो एक्सेलरेट होगा। तो प्रॉब्लम ये होता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही फ्यू टर्न्स में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्पीड गेन करता है, और वो स्पीड जब बहुत ज़्यादा होता है तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल जो रिलेटिव बताया गया, अगर स्पीड एक रिलेटिविस्टिक स्पीड हो जाए, मतलब स्पीड लाइट के कंपेरेबल हो जाता है, तो मास उसका वेरी करता है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ प्रॉब्लम है कि मास वेरी करने लगता है, बल्कि मास इंक्रीज करता है, और मास इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, QB/2πm। When mass changes then frequency changes। तो ये फ्रीक्वेंसी तो फिक्स्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ प्रॉब्लम है कि जरा सा ही टर्न में स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया, मास बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी छोटा हो जाएगा। तो ये जब इतने देर में टर्न करेगा तो पता चलेगा बाहर निकलेगा, तो इसका और इसका फेज डिफरेंट हो गया, आउट ऑफ फेज हो गया। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बजाय खींचने के धकेल रहा है कि चल भाई रिटार्ड हो जा।
तो इलेक्ट्रॉन फिर अगले चक्कर में फिर रिटार्ड होने लगता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के साथ पंगा है कि आप उसको एक्सेलरेट ही नहीं करा पाते हैं। इन फ्यू टर्न बिल्कुल सेंटर के पास ही वो स्पीड बड़ा सा गेन कर लेता है। तो हम क्या बोलते हैं, इट इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ लाइट पार्टिकल which gains very high speed in few turns कुछ ही टर्न में ये बहुत हाई स्पीड गेन करता है। ड्यू टू दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीज। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, वेरी करता है। और किसके अनुसार वेरी करता है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, है ना। वेरीज m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के अनुसार v बहुत बड़ा हो जाता है तो मास क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। एज अ रिजल्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन चेंजेज। क्यों चेंज होगा, क्योंकि f इक्वल टू क्या है, क्यू बी अपॉन 2πm, है ना। m चेंज होएगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। एंड इट बिकम्स आउट ऑफ फेज और जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं कर पाता उसके आगे, फिर रिटार्ड होने लगता है। तो साइक्लोट्रॉन का यूज देखिए, सेकंड पॉइंट था ड्रॉबैक्स में, कंफ्यूज मत होना बेटा। तो ये मैंने सेकंड पॉइंट बताया। तो साइक्लोट्रॉन मैंने आपको पढ़ाया, आपको प्रिंसिपल पढ़ाया, आपका कंस्ट्रक्शन इसको समझाया, वर्किंग मैंने पूरा लिखा और कैलकुलेशन भी करा मैक्सिमम कैंडिडेट जी का। तो इस तरह से ये साइक्लोट्रॉन आपका पूरा हुआ। साइक्लोट्रॉन एक बार ठीक से प्रैक्टिस कर लोगे तो याद भी रहेगा और इसको नोट्स में आप लिखना। और याद रखिए, आपको एग्जामिनेशन में अगर ज़्यादा नंबर उठाना है थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन में, है ना, जैसे बोर्ड के पेपर्स में, तो उसमें बेटा किसी भी डिवाइस का कैसे हम आंसरिंग करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। पहले तो इंट्रोडक्शन लिखिए। एक अगर सर्टेन पैटर्न अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके नंबर भी बड़े अच्छे मिलेंगे, फुल मार्क्स मिल सकते हैं। आप कैसे करेंगे, जैसे कोई भी मशीन है साइक्लोट्रॉन, तो पहले इंट्रोडक्शन लिखिए कि क्या है ये, है ना। उसके बाद लिखिए वर्किंग प्रिंसिपल, वो लिखिए। फिर लिखिए कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन, वो डिज़ाइन के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करिए। फिर लिखिए वर्किंग, फिर लिखिए ड्रॉबैक, अगर कोई कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन, फिर ड्रॉबैक। ये टॉपिक अगर हेडलाइन बना के लिखते हैं तो ये एक अच्छा इंप्रेशन है। और केवल ये इसमें ही नहीं, जितने भी आपको डिवाइसेस पढ़ाए जाएं उन डिवाइसेस को जब आपको लिखना हो तो इसी पैटर्न में लिखो आप, तो आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? ये मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊँगा। ये चीज़ जो मैंने बताया, इस चीज़ को आप समझो, ये आपको करना होगा। अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो भाई, है ना, मार्क्स अच्छे चाहिए तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ठीक से कर लेना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से बेटा। अब यहां पर बेटा हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन तो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा, है ना। तो देखिए बेटा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये जो है कहानी, ये आपको समझना होगा। आसान है, कुछ भी नहीं है ना। आपको नहीं पता है तो भारी सा लगता है, बट आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, सिंपल कहानी है। तो क्या लिखा है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने मोशन पढ़ा हुआ है,
अब दोनों ही फील्ड प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद आपको इसका मोशन पढ़ना है, ठीक है। पहली बात आपको यह समझना पड़ेगा बेटा कि व्हेन चार्ज पार्टिकल experiences both electric and magnetic force, आराम से सुनना, when charged particle experiences both electric and magnetic force, both electric and magnetic force, then the resultant is said to be Lorentz force. Then the resultant is called लॉरेंज फोर्स, है ना, सबसे ज़्यादा जरूरी है, इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। यानी देखो बेटा, मैं आपको एक बात ये बताता हूं कि मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स हमने पढ़ा था, यानी मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का मतलब सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स, बट लॉरेंज फोर्स इज द डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का मतलब होता है कि जब किसी पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, तो दोनों के रिजल्टेंट को अपन लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। दिस इज द लॉरेंज फोर्स, ये लॉरेंज फोर्स है बेटा। पहली बात तो ये लॉरेंज फोर्स है, दिस इज कॉल्ड द लॉरेंज फोर्स, यानी रिजल्टेंट फोर्स। यानी जब लॉरेंज फोर्स जब भी बोलेगा कि लॉरेंज फोर्स, तो आप बोला अच्छा इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो नेट फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एंड सिर्फ लॉरेंज फोर्स में डिफरेंस है। क्लियर हो गया? ये लॉरेंज फोर्स है। तो पहली बात तो अगर आप इन दोनों फील्ड को एक साथ स्विच ऑन करेंगे और पार्टिकल को उसमें छोड़ेंगे या प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसमें दोनों फोर्सेज लगेंगे एंड द टोटल फोर्स इज सेड टू बी द लॉरेंज फोर्स। यहां तक पहले बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन में भी बनेंगे, वो क्वेश्चन भी बनेंगे उसके, अगर आप ध्यान से समझे तो। ठीक है, अब सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इसे मिटा रहा हूं बेटा। अब सुनिए, पहली बात बेटा, अब ध्यान से समझना, जो मैं आपको बोल रहा हूं ध्यान से समझना। मान लीजिए इसमें पहली बात ये कि अगर आपसे बोले इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट है और दोनों ही पैरेलल है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, when electric field and magnetic field are parallel to each other, एक दूसरे के पैरेलल है एंड पार्टिकल इज रिलीज्ड। बहुत आराम से सुनना बेटा, है ना, पार्टिकल को छोड़ दिया गया, पार्टिकल इज रिलीज्ड, है ना, बहुत आराम से सुनना। तो देखिए बेटा, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पहले तो पैरेलल है और पार्टिकल को छोड़ दिया, जैसे आप सोचिए ये सपोज दैट एक्स एक्सिस है और यहाँ पर बेटा ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है और हमने चार्ज को यहाँ पर छोड़ दिया, ये क्यू को हमने इनिशियली रेस्ट में था छोड़ दिया, तो क्या होगा? तो देखिए बेसिकली बेटा आप ये समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस पे फोर्स तब लगाता है जब चार्ज मोशन में होता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या अभी इस टाइम पे कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? तो हम बोलेंगे नहीं सर, मैग्नेटिक फोर्स तब लगता है जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा इस पे चार्ज है, हाँ है, तो भैया फोर्स लगेगा चाहे चले ना चले। तो इट एक्सपीरियंसेस ओनली द इलेक्ट्रिक फोर्स, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस करेगा और इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेट होएगा और यहां पर बेटा स्पीड पकड़ेगा। लेकिन जब वो स्पीड पकड़ेगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के से फोर्स लगेगा, एक्सेलेरेशन होएगा, स्पीड पकड़ेगा, लेकिन उस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, क्योंकि वेलोसिटी भी इधर ही और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होता है तब भी फोर्स नहीं लगता, तो किसी भी टाइम पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स एंड पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम यहां बोलेंगे ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स, है ना, बहुत सिंपल है, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स and particle moves in straight line path with
कांस्टेंट स्पीड, स्ट्रेट लाइन पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। ये देखिए बहुत ही सिंपल कहानी है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर ऐसा थ्योरेटिकल सवाल आता है तो आपको जवाब देना होगा। अगर आपको ऐसा थ्योरेटिकल सवाल आता है तो जवाब देना पड़ेगा। बहुत सिंपल केस है ये, है ना। चलिए दूसरा केस पढ़ते हैं, है ना, 1 बाय 1 करके, ताकि इस तरह के कभी भी न्यूमेरिकल आए और अगर ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए बेटा दूसरा, मान लीजिए बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेकंड पॉइंट आराम से। मान लीजिए बेटा, लेट अस सपोज कि हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है एंड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। अब बेटा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यानी फील्ड जिधर उसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट, जैसे कि फील्ड के डायरेक्शन प्रोजेक्ट करो तो कुछ होएगा ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कभी लगना ही नहीं है। और फील्ड के डायरेक्शन प्रोजेक्ट करोगे तो वेलोसिटी फील्ड की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा। स्ट्रेट लाइन पाथ तो उसमें भी होएगा, लेकिन अब की बार हमने प्रोजेक्ट करा जिधर दोनों ये फील्ड है उसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करा। तो जैसे देखिए यहाँ पर बेटा, ये देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के ही पैरेलल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है। अब हम चार्ज को कैसे प्रोजेक्ट करें परपेंडिकुलर, जैसे सपोज दैट ये चार्ज Q है, मास M है और इसे मैंने वाई एक्सिस की तरफ प्रोजेक्ट करा। अब क्या होगा, स्पीड वेलोसिटी इधर है बेटा, अब क्या होगा, 1 बाय 1 करके सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको भूल जाओ, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड देखो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगा, इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा। ये बात बहुत साफ हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा बेटा, एक्स एक्सिस की तरफ। ये बात बहुत साफ हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को कोई मतलब नहीं कि वेलोसिटी किधर है। ओके ठीक, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ। अब आइए मैग्नेटिक फील्ड की बात करें। मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी किधर है, इधर, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो हाँ लगेगा। एक तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर होता है तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा होता है, QVB साइन थीटा में थीटा 90 डिग्री। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स। समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझोगे तो रायता फैल जाएगा। अब बेटा इस पर दोनों ही फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन फिक्स होगी। अब मैग्नेटिक फोर्स देखें, पहले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं। इस इंस्टेंट पे जब वेलोसिटी इधर दिया, देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर एक्स एक्सिस के पैरेलल, और वेलोसिटी किधर है, इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर रहेगा, पीछे। अब आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, सर्कुलर मोशन करेगा, करेगा ना। जेड एक्सिस अंदर है, नेगेटिव जेड एक्सिस अंदर है, फोर्स जिधर लगता है वो सेंटर की तरफ होता है। फोर्स बताया था ना कि सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। यानी बेटा देखो, ये चौक को समझ लो, ये चार्ज को क्या समझ लो, चौक, वेलोसिटी इधर दिया तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, देखो ये ऐसे, ये वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर, तो ये फोर्स इधर है, यानी सेंटर इधर है, ये ऐसे घूमेगा, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे सॉरी, ऐसे है ना, ऐसे घूमेगा। अरे घूमेगा कि नहीं घूमेगा भाई, सोचो ना, मैग्नेटिक फोर्स अंदर है, थंब अंदर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर, नेगेटिव जेड अंदर है। ये सोचो ये चार्ज यहाँ पर है, ये चौक है, फोर्स इधर लगेगा, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ, ऐसे, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे करेगा कि नहीं करेगा। और पता है ये वाला फोर्स इसको इधर पुल करेगा तो ऐसे जाएगा, ये दोस्ती, ऐसे ऐसे समझिए, ऐसे, ये ऐसे, और ये वेरिएबल पिच होगा बेटा, पिच बढ़ता ही जाएगा ऐसे। ये इस तरह का पाथ कैसा होगा, हेलिकल, हेलिकल विद इंक्रीजिंग पिच, विद इंक्रीजिंग पिच। समझ में आ रहा है, इंक्रीजिंग पिच, जिसमें रेडियस का वैल्यू कितना होगा, रेडियस होगा mv/qb।
इधर की तरफ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर ही लगेगा, जिसकी वजह से इधर एक्सेलरेशन होगा, जिसलिए पिच बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इधर की तरफ स्पीड बढ़ रहा है। तो पिच छोटा फिर बड़ा और बड़ा और बड़ा। तो देखिए ये हेलिकल विद इंक्रीजिंग पिच, हेलिकल पाथ या हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच। हेलिकल पाथ पे चलेगा लेकिन पिच इसका बढ़ते क्रम में होगा। ये देखिए ये कहानी मतलब जब आएगा और आप अगर भूल गए तो रायता फैल जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो आज पहले यहीं तक रहने देते हैं इसको। आज जो पढ़ाया बहुत सारा पढ़ा देंगे तो सब बाहर निकल जाएगा, सब भूल जाओगे, कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, आज के लिए मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ। जो पढ़ाया उसको सही से पढ़ लेना, कंप्लीट कर लेना। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।